सोचिए जरा, जिस दुनिया में हर तरफ मंदी की आहट है, बड़े बड़े देश अपनी रफ्तार संभालने के लिए जूझ रहे हैं, उसी दुनिया में एक देश है जो चुपचाप नहीं बल्कि पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है। ऐसा देश जिसकी ग्रोथ देखकर ग्लोबल एक्सपर्ट भी दोबारा कैलकुलेटर उठा रहे हैं। सवाल सीधा है, क्या भारत सच में इतनी तेज दौड़ चुका है कि आने वाले कुछ ही समय में वह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए? वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आप ऐसे एनालिसिस पसंद करते हैं जो शोर नहीं सच्चाई दिखाते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि अब कहानी नहीं, असली तस्वीर सामने आने वाली है। 2025 का साल भारत के लिए सिर्फ एक और कैलेंडर ईयर नहीं रहा, बल्कि यह वह मोड़ साबित हुआ जहां से देश की आर्थिक दिशा पूरी तरह साफ दिखाई देने लगी। दुनिया के पश्चिम से लेकर पूरब तक लगभग हर बड़ी अर्थव्यवस्था किसी न किसी दबाव में दिखी। कहीं महंगाई, कहीं कर्ज, कहीं युद्ध का साया, तो कहीं डिमांड की कमजोरी। लेकिन इसी बीच भारत की अर्थव्यवस्था ने वह किया जिसकी उम्मीद बहुत कम लोगों ने की थी, लगातार तेज रफ्तार से आगे बढ़ना, बिना रुके, बिना डगमगाए। आज भारत की अर्थव्यवस्था का आकार $4 ट्रिलियन से ऊपर पहुंच चुका है, और यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि उस भरोसे की कहानी है जो निवेशकों, संस्थानों और आम जनता के बीच बना है। जिस देश को कभी उभरती अर्थव्यवस्था कहकर देखा जाता था, वही देश अब ग्लोबल ग्रोथ इंजन के तौर पर चर्चा में है। दिलचस्प बात यह है कि यह रफ्तार किसी एक सेक्टर की वजह से नहीं आई, बल्कि कई मजबूत स्तंभों पर टिकी हुई है, जो मिलकर भारत को आगे धकेल रहे हैं। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, तो सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर इतनी अनिश्चितताओं के बीच भारत कैसे टिक पाया? वैश्विक स्तर पर व्यापार पर दबाव था, टैरिफ को लेकर तनाव बना हुआ था, बड़े देशों में ब्याज दरें ऊंची रहीं और निवेशकों का मूड बार बार बदलता रहा। इसके बावजूद भारत ने यह साबित किया कि मजबूत घरेलू मांग किसी भी बाहरी झटके को काफी हद तक संभाल सकती है। शहरों से लेकर गांवों तक खपत का जो पहिया चला, उसने उद्योग, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग तीनों को सहारा दिया। वित्तीय वर्ष की शुरुआती तिमाहियों में ही यह साफ हो गया था कि भारत की जीडीपी ग्रोथ सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी नहीं है। पहली तिमाही में मजबूत शुरुआत, दूसरी तिमाही में उससे भी तेज उछाल, और फिर पूरे पहले हिस्से में लगभग 8% के आसपास की विकास दर। ये सब संकेत दे रहे थे कि भारत सिर्फ रिकवरी मोड में नहीं बल्कि एक्सपेंशन मोड में है। यही वजह है कि अब यह चर्चा सिर्फ संभावना नहीं रही कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, बल्कि यह सवाल बन चुका है कि कब बनेगा। यूरोप की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जहां ऊर्जा संकट और धीमी ग्रोथ से जूझती रहीं, वहीं एशिया में भी कई देशों की रफ्तार थमी हुई दिखी। चीन जैसी बड़ी ताकत की ग्रोथ जब सिमटती नजर आई, तब भारत का आंकड़ा और ज्यादा चमककर सामने आया। फर्क सिर्फ ग्रोथ रेट का नहीं था, फर्क उस संरचना का था जो भारत की अर्थव्यवस्था को अंदर से मजबूत बनाती है। भारत की डिमांड बाहर से उधार ली हुई नहीं है, बल्कि अपने ही बाजार से पैदा होती है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। इस पूरी तस्वीर में एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है, चुनौतियों की लंबी लिस्ट। शेयर बाजार में सुस्ती, विदेशी निवेशकों की बिकवाली, रुपये पर दबाव, रोजगार को लेकर चिंता और तकनीक की वजह से बदलता जॉब मार्केट, ये सब ऐसे फैक्टर थे जो किसी भी अर्थव्यवस्था की रफ्तार को धीमा कर सकते थे। लेकिन भारत ने इन सब के बीच यह दिखाया कि अगर बुनियाद मजबूत हो तो झटके नुकसान कम और सीख ज्यादा देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने धीरे धीरे लेकिन लगातार अपनी पकड़ मजबूत की। इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ता निवेश, सड़कों, रेलवे और लॉजिस्टिक्स के जरिए जमीन पर असर दिखाने लगा। कृषि क्षेत्र ने भी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया, जिससे ग्रामीण मांग को सपोर्ट मिला। बैंकिंग सिस्टम में सुधार का असर यह रहा कि कर्ज देने की क्षमता बढ़ी और एनपीए का दबाव कम हुआ। इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया जहां ग्रोथ सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर नजर आने लगी। सरकारी नीतियों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव, इनकम टैक्स में राहत और अप्रत्यक्ष करों में सुधार ने मिडिल क्लास के हाथ में ज्यादा पैसा छोड़ा। जब जेब में पैसा आता है तो वह बाजार में जाता है, और बाजार में पैसा जाता है तो पूरी अर्थव्यवस्था में जान आ जाती है। त्योहारी सीजन में रिकॉर्ड खरीदारी इसी भरोसे का नतीजा थी कि लोग भविष्य को लेकर उतने आशंकित नहीं थे जितना पहले हुआ करते थे। अब यह समझना जरूरी है कि भारत की यह रफ्तार किसी एक साल का चमत्कार नहीं है, ये कई सालों की तैयारी, सुधारों और सही समय पर लिए गए फैसलों का नतीजा है। बड़ी आबादी, जिसे कभी बोझ समझा जाता था, आज वही आबादी देश की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। यही आबादी उपभोक्ता भी है, कामगार भी और इनोवेशन का स्रोत भी। इसी वजह से विदेशी निवेशक भारत को सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म कहानी के तौर पर देख रहे हैं। इस पूरे परिदृश्य में सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि आगे क्या यह रफ्तार बनी रहेगी या यह सिर्फ एक तेज दौर था? शुरुआती संकेत बताते हैं कि जब तक घरेलू मांग, निवेश और नीतिगत स्थिरता बनी रहती है, तब तक भारत की ग्रोथ कहानी पटरी से उतरने वाली नहीं है। चुनौतियां रहेंगी, लेकिन अब फर्क यह है कि भारत उन्हें झेलने की क्षमता दिखा चुका है। और यहीं से कहानी अगले मोड़ पर पहुंचती है, जहां एक तरफ शानदार जीडीपी ग्रोथ है तो दूसरी तरफ कमजोर होता रुपया, जिसे लेकर बहस भी है और भ्रम भी। क्या यह कमजोरी खतरे की घंटी है या रणनीति का हिस्सा, जहां आंकड़ों के पीछे छुपी असली तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी? अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है
है जहां ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तरफ भारत की जीडीपी दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ रही है और दूसरी तरफ भारतीय रुपया लगातार कमजोर दिखाई देता है। आम आदमी के मन में यही सवाल उठता है कि अगर देश इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है तो फिर हमारी करेंसी क्यों दबाव में है। यहीं पर असली तस्वीर समझने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ एक नंबर देखकर किसी भी अर्थव्यवस्था को मजबूत या कमजोर कहना सबसे बड़ी भूल होती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि किसी भी करेंसी की कीमत सिर्फ देश की ग्रोथ से तय नहीं होती, बल्कि डिमांड और सप्लाई के खेल से बनती है। जब डॉलर की मांग ज्यादा होती है और रुपए की सप्लाई बढ़ती है तो रुपया कमजोर दिखाई देता है। हाल के समय में यही हुआ। विदेशी निवेशकों ने मुनाफा बुक किया, पैसा बाहर गया और बदले में डॉलर की मांग बढ़ी। इसका सीधा असर रुपये की कीमत पर पड़ा। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि भारत की अर्थव्यवस्था अंदर से कमजोर हो गई। दूसरा बड़ा कारण रहा ग्लोबल माहौल। पूरी दुनिया में अनिश्चितता बनी रही। कहीं युद्ध का असर, कहीं टैरिफ का डर, कहीं ब्याज दरों का दबाव। ऐसे समय में निवेशक सुरक्षित विकल्प ढूंढते हैं और अक्सर डॉलर की तरफ झुकते हैं। डॉलर मजबूत होता है तो लगभग हर उभरती अर्थव्यवस्था की करेंसी पर दबाव आता है। भारत भी इससे अलग नहीं रहा। फर्क सिर्फ इतना है कि जहां कई देशों की ग्रोथ भी धीमी पड़ी, वहीं भारत की विकास दर ने रफ्तार नहीं छोड़ी। रुपये की कमजोरी को सिर्फ नुकसान के नजरिए से देखना भी अधूरी सोच है। हकीकत यह है कि कमजोर रुपया निर्यात के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। जब भारतीय सामान्य विदेशों में सस्ता पड़ता है तो उनकी मांग बढ़ती है। यही वजह है कि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर को इससे सपोर्ट मिलता है। कई देशों ने अपने विकास के शुरुआती दौर में इसी रणनीति का इस्तेमाल किया था ताकि ग्लोबल मार्केट में पकड़ मजबूत की जा सके। यहाँ रिजर्व बैंक की भूमिका भी बेहद अहम हो जाती है। जब करेंसी में हलचल होती है तो सेंट्रल बैंक के पास हस्तक्षेप का विकल्प होता है, लेकिन हर बार बाजार में उतरना जरूरी नहीं होता। भारत के पास मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार है जो यह भरोसा देता है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो स्थिति संभाली जा सकती है। फिलहाल रणनीति यही रही कि रुपये की हर हल्की गिरावट को संकट न माना जाए, बल्कि अर्थव्यवस्था के बड़े फ्रेम में देखा जाए। एक और अहम बदलाव जो पिछले कुछ सालों में देखने को मिला वह है घरेलू निवेशकों की ताकत। पहले जब विदेशी निवेशक पैसा निकालते थे तो बाजार हिल जाता था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। देश के अपने निवेशक, संस्थागत फंड और आम लोग बाजार में उस खाली जगह को भर देते हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि विदेशी बिकवाली के बावजूद भारत की आर्थिक रफ्तार पर बड़ा असर नहीं पड़ा। ये बदलाव दिखाता है कि भारत की ग्रोथ अब बाहरी भरोसे पर नहीं बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति पर टिकी है। ब्याज दरों में कटौती और नीतिगत संतुलन ने भी इस पूरी कहानी को मजबूती दी। जब लोन सस्ते होते हैं तो घर, गाड़ी और बिजनेस में निवेश बढ़ता है। इससे रियल एस्टेट, ऑन्टो और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर को सीधा फायदा मिलता है। यही सेक्टर बड़े पैमाने पर रोजगार भी पैदा करते हैं, जिससे आय बढ़ती है और खपत का चक्र फिर तेज हो जाता है। ये एक ऐसा सिलसिला है जो पूरी अर्थव्यवस्था को आगे धकेलता है। अगर बड़े स्तर पर देखें तो भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी घरेलू मांग है। शहरों के साथ साथ गांवों में भी खर्च करने की क्षमता बढ़ी है। बेहतर कनेक्टिविटी, डिजिटल भुगतान और सरकारी योजनाओं ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मुख्य धारा से जोड़ा है। यही वजह है कि जब दुनिया के कई देश मंदी के डर से सहमे हुए हैं, तब भारत का उपभोक्ता अपेक्षाकृत ज्यादा आत्मविश्वास में दिखाई देता है। आगे की राह पूरी तरह आसान नहीं है। वैश्विक हालात कभी भी बदल सकते हैं। ऊर्जा की कीमतें, भू राजनीतिक तनाव और ट्रेड पॉलिसी नई चुनौतियां खड़ी कर सकती हैं। लेकिन फर्क ये है कि अब भारत इन चुनौतियों का सामना करने की स्थिति में है। मजबूत ग्रोथ, कंट्रोल में महंगाई और स्थिर नीतियां, ये तीनों मिलकर एक ऐसा आधार बनाते हैं जो किसी भी झटके को सहने की ताकत देता है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। तेज जीडीपी ग्रोथ और कमजोर रुपया एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक ही सिस्टम के दो अलग पहलू हैं। जब तक देश की अंदरूनी अर्थव्यवस्था मजबूत है, रोजगार और निवेश बढ़ रहा है, तब तक सिर्फ करेंसी के उतार चढ़ाव से घबराने की जरूरत नहीं है। भारत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह उस दौर में प्रवेश कर रही है जहां फैसले और भी बड़े असर डालने वाले हैं। अगर आपको यह एनालिसिस समझ आया और आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको भारत की आर्थिक यात्रा का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा दिलचस्प लगता है। आपकी राय ही तय करती है कि अगला वीडियो किस दिशा में जाएगा।